नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज पहली बड़ी खबर में। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के बड़े नेता देंगे इस्तीफा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब गुजरात पार्टी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अमित चावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान करेंगे। दोस्तों बताते हैं कि दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 8,473 सीटों में से अब तक 2,771 सीटों पर परिणाम की घोषणा हो गई थी। इनमें से 2,085 सीटों पर बीजेपी ने, वहीं 602 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने 15 और बहुजन समाज पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 237 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। 42 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। दोस्तों बताते हैं कि 8,473 सीटें नगर पालिका की, 2720 सीटें जिला पंचायत की, 980 सीटें ताल्लुक पंचायतों की, 4,773 सीटें शामिल हैं। सभी सीटों पर रविवार को वोट डाले गए थे। नगर निगम में 58.82% मतदान हुआ, वहीं जिला पंचायत में 65.80% और तालुका पंचायत में 66.60% मतदान हुआ था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात रिजल्ट से। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। गोधरा में ओवैसी पार्टी का चला सिक्का। दोस्तों बताते हैं कि गुजरात में नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ भी बेहद खराब रहा। ओवैसी की पार्टी AIAIM ने गोधरा में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों में जीत हासिल की है। दोस्तों बताते हैं कि कांग्रेस इससे पहले नगर निगम चुनाव में भी हार गई थी। असुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के मोडासा में AIM की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा कि मोडासा के लोगों की ओर से प्यार देने और उनके वोट के लिए भरोसा करने पर AIM आभारी है। हम अब मोडासा में मुख्य विपक्षी दल हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ पूरी भूमिका निभाएंगे। हमारी गुजरात चुनाव टीम और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई भी देती है। दोस्तों उन्होंने अपनी जीत की बधाई देते हुए सब लोगों से, जनता से आग्रह भी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है डीजल पेट्रोल के प्राइस से जल्द कम हो सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। टैक्स घटाने की तैयारी कर रही है सरकार। दोस्तों हम आपको बताते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार और पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के बारे में विचार कर रही है ताकि आम ग्राहकों पर पड़े असर बोझ को घटाया जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय के इस विमर्श में शामिल हुए सूत्रों के हवाले में इसकी जानकारी दी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमत भी मुद्दा बन सकती है। दोस्तों बताते हैं कि सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों से बातचीत शुरू की है ताकि राजस्व पर बड़ा बोझ डाले और वगैर ईंधन के दामों में कमी किए जा सके। पिछले 10 महीने में कच्चे तेल का दाम दोगुना हो गया और जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के भाव पर दिख रहा है। पिछले 1 वर्ष में सरकार पेट्रोल और डीजल पर 2 बार टैक्स बढ़ा चुकी है। दोस्तों बताते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 60% हिस्सा टैक्सेस का है। भारत में करीब 36 रुपये लीटर की लागत से आने वाला पेट्रोल दिल्ली के 91 रुपये के आसपास बिक रहा है, यानी इसमें करीब 55 रुपये का टैक्स जोड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सरकार उन तरीकों पर विचार कर रही है जिनमें कीमतों को स्थिर रखा जा सके। मार्च के मध्य इस पर फैसला हो सकता है। दोस्तों बताते हैं कि सरकार चाहती है कि टैक्स में कटौती करने से पहले तेल की कीमतें स्थिर हो जाए ताकि उसे टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने के लिए मजबूत से होना पड़े और जिसकी वजह से डीजल के और पेट्रोल के दाम कम करने पड़े। दोस्तों बताते हैं कि वहीं आज लगातार 3 दिन जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो दिल्ली, मुंबई में पेट्रोल डीजल अपने सबसे उच्चतम स्तर पर। दिल्ली की पेट्रोल का दाम 91 रुपये 17 पैसा जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 47 पैसे पहुँच गया। मुंबई की बात करें तो वहाँ पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 57 पैसा और 88 रुपये 60 पैसे डीजल हो गए हैं। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का जयपुर दौरा। कल पार्टी की वर्किंग कमेटी में होंगे शामिल। दोस्तों बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मंगलवार को जयपुर जाएंगे और यहां पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि नड्डा बिड़ला ऑडिटोरियम के भैरव सिंह शेखावत सभा में प्रदेश के कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वह भंवर लाल शर्मा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। नड्डा का मालवीय नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने को भी कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर पहुंचने पर नड्डा का अनेक जगह स्वागत करेंगे। इस बीच बीजेपी कार्यालय में बीजेपी राजस्थान के संगठनात्मक बैठक हुई जिससे राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने संबोधित किया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष इत्यादि उपस्थित रहे। इस दौरान बीजेपी है तो भरोसा है पुस्तक का विवाचन भी किया गया। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और मंदिर कॉरिडोर निर्माण कार्य को जायजा लेने के बाद बूथ अध्यक्षों की बैठक में कहा कि संगठन की शक्ति के आधार पर
चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की शक्ति उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जिसे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। बीजेपी मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार नड्डा ने सोमवार को अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया और पार्टी को मजबूती देने के लिए कई संगठनात्मक बैठक भी की। नड्डा ने वाराणसी महानगर के मध्य मंडल के बूथ अध्यक्ष राजेश यादव ने घर पर अल्पाहार लिया और स्नेहपूर्ण अतिथि के लिए यादव परिवार का आभार भी जताया। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद नड्डा ने वाराणसी महानगर के मध्य मंडल की एक बूथ समिति की बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ता से बैठक में बूथ मजबूत करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के घरों में जाने पर और उनके सुख दुख में शामिल होने तथा उनकी परेशानियों को हल करने में काम आने की नसीहत भी दे दी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान नेता का बड़ा बयान, कहा चुनावी राज्यों में उठाएंगे ये कदम। दोस्तों बताते हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों की बड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है और इस रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में अपना दल भेजेंगे, वहां भी जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए अपील करेंगे। दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलवीर सिंह राजवाल ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव के लिए दल भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उन उम्मीदवारों को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकते हैं। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। किसान नेता ने 6 मार्च को एक्सप्रेसवे में जाम करने का फैसला किया है। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसानों से शनिवार को अपराह 1 बजे से शाम 5 बजे तक के एमपी एक्सप्रेस जाम करने का आह्वान किया है। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं और सिंधु टिकरी और गाजीपुर को डेरा डालते हुए हैं। दोस्तों राजेवाल ने कहा कि वर्तमान प्रदर्शन को तेज करने के तहत हम 6 मार्च को एमपी जाम करेंगे और इसके अलावा भारत बंद का आह्वान भी करेंगे। तैयारी किसान नेता कर रहे हैं। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए और महापंचायतों के सहारे सरकार की पोल भी खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन सरकार से सवाल पूछने लगे हैं और सरकार बुरी तरह से फंस गई है। किसान नेता ने साफ किया कि जिस तरह से अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसी तरह से आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहे। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आंदोलन को आगे किस तरह से चलाया जाए उस पर विचार हुआ है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी विज्ञप्ति में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कई केंद्रीय मजदूर संगठन के साथ मिलकर संघर्ष को मजबूत करने की योजना भी बनाई जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रियंका का प्रहार, असम में अस्तित्व को बीजेपी आरएसएस से खतरा, सीएए पर चुप क्यों गृह मंत्री। दोस्तों बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। पूर्वी राज्यों में बंगाल के साथ असम में भी चुनावी बिगुल बज रहा है और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे राज्य में घूम कर माहौल टटोल भी रही हैं और माहौल बना भी रही हैं। मंगलवार को भी प्रियंका गांधी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत में बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर भी ले लिया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की असम की चाय के खतरे और बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसी एक ट्वीट करने से असम की चाय खतरे में नहीं होती है। असम के अस्तित्व पर जो वार भाजपा और आरएसएस ने किया है, उसके अस्तित्व पर खतरा वही है। यहाँ न तो डबल इंजन की सरकार चाहिए और न रिमोट कंट्रोल वाला सीएम चाहिए। असम के लोगों को एक नेता, एक सीएम और एक पार्टी चाहिए जो उनके अस्तित्व को बचाकर उनके लिए काम करे। सीएए एनआरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनको देश की एकता से दिक्कत है, उनको दिक्कत प्रदेश की एकता से है। सीएए एनआरसी की बात गृह मंत्री ने पूरे देश में की तो यहाँ आकर चुप क्यों हो जाते हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि असम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्यों लागू किया। दोस्तों बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने तेजपुर में मेगा रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम आपकी मां है और आप अपनी पहचान व अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार ने आपसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए और आपकी पहचान पर भी हमला किया। हम वादे नहीं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 5 गारंटी आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। पहला गारंटी है, हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे सीएए लागू नहीं होगा। असम की गृहिणियों के लिए प्रति माह 2000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। बिजली के 200 यूनिट मुफ्त, जिसमें हर महीने 1400 रुपये की बचत होगी। दोस्तों तो चौथा है कि हम चाय के बागान के श्रमिकों को प्रतिदिन 365 रुपये का पारिश्रमिक श्रम भी देंगे। दोस्तों 5वां है, हम युवाओं को 5 लाख रोजगार भी देंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। डांस पुश अप से चाय बागान में पत्तियां तोड़ना, क्या इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका। दोस्तों बताते हैं हम आपको, उत्तर पूर्वी असम के लखीमपुर देश के दक्षिणी किनारे कन्याकुमारी के बीच दूरी 3000 किलोमीटर से अधिक की है, लेकिन बीते 2 दिनों में दोनों ही जगहों में एक जैसी सियासत देखने को मिली। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी में थे, तो वहीं उनकी बहन पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं। दोनों ने ही पारंपरिक राजनीतियों से हटते हुए स्थानीय लोगों के साथ डांस किया। वहीं मंगलवार को प्रियंका गांधी ने असम में चाय बागान के मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती देखी। उन्होंने असम के विश्वनाथ में सिर पर टोकरी लगाए हुए चाय की पत्तियों को तोड़ा। इसके जरिए उन्होंने असम में 3 चरणों में 27 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स को कांग्रेस की ओर लाने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से सामने आई राहुल और प्रियंका की
कैबिन स्टाइल कुछ हद तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलती जुलती दिख रही है। इंदिरा गांधी ने भी कई दफे जनता से सीधे संवाद करती हुई दिखाई देती थी। कांग्रेस के टॉप कैबिनेट के रूप में पहचाने जाने वाले राहुल गांधी भी अपने पिछले कुछ दौरे पर नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। वे लोगों से कनेक्ट करने के लिए आए नए इंडिया अंदाज के साथ आ रहे हैं। और राहुल ने सोमवार को सेंट जोसेफ मल्टीप्लिकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में पशु अप्स करके दिखाए हैं। दोस्तों, वहां पढ़ने वाली छात्र मैरोलिन सोनिया ने राहुल गांधी को पशु अप्स करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्होंने 9 सेकंड में 14 बार पुश अप्स किए। इसके अलावा एक ही हाथ से भी राहुल ने पुश अप किया था।